बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। एक तो ये खबर डिस्कस हो रही है कि सदर ममलिकत के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने में एक हफ़्ता बाकी है और उसके बाद फिर क्या होगा। क्या सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नया सदर नहीं आते हैं, या फिर वो रिज़ाइन कर देंगे और फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे पॉसिबली चेयरमैन सेनेट जो आगे इस ओहदे पर ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। कुछ अहम शख्सियात की मुलाकात के हवाले से भी खबर आई है सदर पाकिस्तान के साथ, तो एक तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये कि जो IMF है उसने जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसने जो कुछ रिलीफ देने की बात की है बिजली के बिलों के हवाले से अवाम को, उसके ऊपर IMF ने रिलीफ प्लान की वजाहत मांग ली है कि मिसाल के तौर पे अगर आप 15 अरब जो IMF तखमीना लगा रही है कि 15 अरब रुपए तक का रिलीफ देते हैं, तो इसको फिर आप पूरा कैसे करेंगे। दूसरी तरफ जो चीनी है उसका भी एक तरह का बुरहान ही हमने देखा है कि पिछले कुछ 10 दिन में चीनी की कीमत तकरीबन दुगनी हुई है। इससे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और अभी चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन 220 रुपये फ़ी किलो पे पहुंच गई है 10 दिन के अंदर, और ये 120 से तकरीबन 220 पे गई है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है और 15 अक्टूबर की एक डेट अभी सामने आई है कि पॉसिबली 15 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पहुंचेंगे और फिर एक भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा लाहौर में। नवीद कमर साहब कहते हैं जी काबीना पूरी का फैसला होता है। हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो मिनिस्ट्री का फैसला है, वो मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर के पास थी, आप उनसे पूछ लें। और मज़ीद हसन इकबाल ये भी कह रहे हैं कि सारा जिम्मेदारी जो है या हुकूमत की परफॉर्मेंस की जो जिम्मेदारी है वो सारी की सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत थी। आप देख रहे हैं कि एक किस्म की डिबेट शुरू हो गई है कि जी आप हुकूमत में थे, हमारे साथ आप हुकूमत के मज़े ले रहे थे और अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे सिर्फ नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अब डिबेट शुरू है और ये होती रहेगी। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आमिर इलियास राना साहब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सवर बलोर साहिबा ANP रहनुमा हैं, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सदर ममलिकत के ओहदे के हवाले से मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है, एक हफ़्ता बाकी है। आपके ज़राए आपको क्या बताते हैं आमिर साहब, क्या होने जा रहा है? क्या डॉक्टर आरिफ अलवी कंटिन्यू करेंगे एज द प्रेसिडेंट, या फिर डॉक्टर आरिफ अलवी पॉसिबली रिज़ाइन करेंगे, चेयरमैन सेनेट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे, क्या इम्कानात? दो तीन चीज़ें हैं जी कि गुज़श्ता माह जब पता चला था तो वो यही बात थी कि सदर चूँकि 9 को इन्होंने हलफ लिया था तो 8 को इनकी मुद्दत पूरी हो रही है 5 साल की। और जो आपने भी बताया आइनी तौर पे जब तक नया सदर ना आए ये कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि 2 दिन से एक खबर चल रही है कि पिंडी से 2 अहम शख्सियात ने आके मुलाकात की सदर साहब से, क्योंकि उसकी तरदीद और तस्दीक के लिए दोनों तरफ से कोई बात नहीं की गई। लिहाजा उस खामोशी को तस्दीक ही समझा जाए कि मुलाकात तो हुई है, क्योंकि ऐवान सदर में बार बार बात हुई है। और हम भी चेक कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि सदर साहब बिल्कुल तैयार थे तारीख देने पे, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री से उन्होंने राय तो ले ली और उन्होंने वही बात इंडोर्स की जो इलेक्शन कमीशन की राय थी कि जी आपने अगर एतमाद का वोट वजीर आजम के ओहदे पे कोई ना ले सकता और आप तोड़ते तो फिर आप तारीख देते। ये अब पहले सदर का इख्तियार था, लेकिन अब कानून बदला जा चुका है। कानून के तहत सदर के पास ये इख्तियार था, ये आइन के तहत नहीं था। सदर साहब ने आइन कोर्ट वो शिक की है जिसमें उनके पास 58(2) के तहत जब असम्बली तोड़े, वो ये वजीर आजम ने तोड़ी और इन्होंने 8 मिनट के अंदर तोड़ दी। जैसे KP के गवर्नर ने असम्बली तोड़ी थी और इन्होंने तारीख दी तो सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे सदर साहब ने गलत तारीख दी, वो गवर्नर का राइट था उस वक्त, ठीक है, जब वो तारीख नहीं दे रहे थे मई की, जब 14 बाद में आई। तो आपके जहन में होना चाहिए कि फिर उसके बाद इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एहतमाम किया गया कि जाने वाली पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और जो ओरिजिनल आइन में थी कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा वो वापस बहाल कर दिया और कानून हो गया। ये जो लोग कहते हैं ना आइन को कानून से नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कानून को कानून से बदला जा सकता है। जैसे कुछ लोगों के जहन में हमारे यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है कि जी देखें जी बड़ा मसला है, सुप्रीम कोर्ट को रूल्स को बदल दिया, कानून से नहीं बदला जा सकता। भाई सुप्रीम कोर्ट के आइन के तहत बनी है और रूल्स थे जनरल ज़िया-उल-हक के 1980 के,
फिर सुप्रीम कोर्ट का एक्ट 1917 में 1997 में नवाज शरीफ साहब ने 17 सीटें की जजों की, क्या वो आइन के तहत हुई थी? नहीं। लेकिन मैं आपसे सवाल सदर साहब का पूछ रहा था कि वो आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है। मैं ला रहा हूं, उसी तरफ ला रहा हूं कि हमारे यहाँ चीजों को फैलाया जाता है कि जी ये आइन के बदले में कानून से काम लिया जा रहा है। सदर पाकिस्तान ने नंबर 1 तो फैसला खुद करना है, लेकिन लग ये रहा है कि उनको जाना होगा, क्योंकि वो जो उन्होंने तमाम हुज्जत शुरू किया तारीख देने के लिए, उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं समझता हूं कि सदर पाकिस्तान के मनसब पे बैठे हुए शख्स को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने लफ्ज़ हरकत जानबूझ के बोला है कि 9 अगस्त को 9 को आप 13 कवानीन वापस भेजते हैं असेंबली के और पार्लियामेंट के पास किए हुए कि ये मैं नहीं मानता, और आप फिर ट्वीट करते हैं कि जी मैंने इन 2 कवानीन स्टाफ से कहा था, और स्टाफ ने भी खुल के कह दिया कि आपको हमने लिख के दिया था, आप लिख के उसके ऊपर एडवाइस करते, हम उसको जारी कर देते जैसे बाकी भेजी थी। यहाँ सदर पाकिस्तान ने अपनी पार्टी में वापसी की पोजीशन बनाई है। इनके बेटे आपको पता है कि वो बहुत मुतारिक हैं, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भी तनकीद करते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे करते रहे हैं, और ये खुद भी मतलब जब सदर नहीं थे, आपको और हमें सबको पता है, कभी पानी में कश्ती लगा के कराची में खड़े हो जाते थे। फिर जब इनकी अपनी पार्टी की जब हुकूमत थी, मुश्तरका इजलास में दर्जनों बिल मिनटों में पास हुए, वो इन्होंने सारे साइन कर दिए। तो ये एक फ़र्क है जो सदर साहब ने बाकायदा सदर मुमलिकत के मनसब से हट के काम किया कि वो पार्टी वर्कर नजर आए। अब वो प्रेशर में हैं, उनको एक तो ये है कि मैंने जाना है, मुझे अपनी पार्टी में वापस जाना है, अपने चेयरमैन को खुश करना है, पार्टी के ये लॉयल हैं, ये इन्होंने कोई पार्टी की लॉयल्टी नहीं बदली कि मैं कहूँ। हाँ, इन पे एक प्रेशर बहुत बड़ा आ गया है, और उसको बनाने के लिए अब ये पार्टी में वापसी का रास्ता बना रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि ये 8 तारीख को, उससे पहले या कुछ दिन बाद शायद रिजाइन कर जाए। अपना सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि लग रहा है कि सदर को जाना होगा, आपको भी लग रहा है कि सदर को जाना होगा, या आपको लगता है कि आरिफ अलवी साहब कंटिन्यू करेंगे? तो बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब देखें, शायद उनके पास कोई खबर हो और वो कह रहे हो, मैं नहीं समझता कि वो रिजाइन करेंगे, क्योंकि तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि वो आए दिन एक नया बहरान खड़ा करे, कौम को बंद गली की तरफ ले जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, या वो जो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं वो करें। तो अगर सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो कंटिन्यू करते हैं, तो वो कोई फेवरेट सदर नहीं है PMLN के लिए या दीगर जमातों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए, या सारों को आप सारे हालात आपके सामने हैं। उन्होंने बड़ा प्ले किया है प्रेसिडेंसी में बैठ के, उनका जो रोल रहा है, जैसे बिल जाते थे और वापस आ जाते थे, और फिर उनका गैर जिम्मेदाराना बयानात जो थे, ट्वीट जो थे, वो सारे जो थे, उनको देखते हुए मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे। और अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो फिर एक और नया बहरान खड़ा हो जाएगा कि जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और चेयरमैन सेनेट जो है उनको रिप्लेसमेंट उनकी जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है, वो भी जाने चले जाएंगे, तो फिर गैर फाल हो जाएगी सेनेट भी। तो ये एक है कि वो उनके जाने से अगर बहरान संगीन होता है तो उन्होंने उस पे भी वो करना है। तो ये बैन बैन चलेगा अभी, लेकिन ये क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि वो क्या करेंगे। लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, वो किसी भी आईनी ओहदे के लिए तो कभी भी फिट नहीं रहे, अब भी वो गैर मौजू है किसी आईनी ओहदे के लिए। तो ये हालात हैं। आसिफ अली जरदारी साहब फिट थे? आसिफ अली जरदारी साहब का दौर आप देख लें, वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड थे, हैं, रहेंगे, लेकिन तो उन्होंने के लिए फिट थे वो? उनका जो बिहेव था वो तो आप देखें कि वो कैसा था प्रेसिडेंसी में। उन्होंने क्या उनका अगर कोई है इस किस्म का तो वो आप ले आए कि उन्होंने ये किया। मुझे ये याद पड़ता है 2000 मेरे ख्याल में 11-12 की बात है, आसिफ अली जरदारी साहब वो बतौर प्रेसिडेंट इधर लाहौर गवर्नर हाउस में आए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर से खिताब करने लगे, तो तकरीर शुरू करने से पहले उन्होंने जियो भुट्टो का नारा लगाया। तो उस टाइम पे बड़ी डिबेट ये जनरेट हुई थी कि वो क्योंकि सदर हैं
और सदर जो है वो वफाक की अलामत होता है, तो सदर की हर तकरीर जे भुट्टो से शुरू होती है, जे भुट्टो पे ख़त्म होती है, तो वो अपनी पार्टी के जो वर्कर या उसके जो लीडर के तौर पे जो है ना बहुत ज़्यादा वो एक्ट करते हैं। तो ये तनकीद तो आसिफ अली जरदारी पे भी होती रही है और तकरीबन बहुत सारे सदूर पे होती रही। ये तनकीद की हद तक तो ठीक है बैरिस्टर साहब कि वो उन्होंने जीए भुट्टो का, और वो आपको या आपसे मुराद के वो लोगों को ये फील हुआ कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। जीए भुट्टो कहना भी मैं समझता हूँ कोई इतना अचंभे की बात नहीं थी। जो इस आइन के लिए, इस कानून के लिए, इस सिविल सुपरमेसी के लिए अगर तख्ता-ए-दार पे जाता है तो उसको याद रखा जाना चाहिए, उसको तारीख का हिस्सा बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जीए भुट्टो को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। जीए भुट्टो जो है वो कोई शर्मनाक बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि मेरे दस्तखत किसी और ने कर दिए होंगे, मैंने तो ये वापस भेजी थी, मैंने तो ये कहा था, ये एक्ट जो है ये कोई प्रेसिडेंट वाला नहीं है, ये आईनी ओहदे पे आपको बैठने पे जो है वो करता है। बाकी उनके जो दौर था वो बड़ा आइडियल दौर था, उसमें कोई ऐसी गैर आईनी बात हो वो आप बताएं। जो उस ओहदे से जो उनसे वो ओहदा तकाजा करता था, क्या जरदारी साहब ने वो कुछ नहीं किया? तो फिर तो ठीक है। उन्होंने, जरदारी साहब ने तो अपनी पार्टी से, जीतने वाली पार्टी से उन्होंने ओथ भी लिए, उन्होंने सारा कुछ किया। तो जरदारी साहब ने, चले मैं जरा समर बिलोर साहिबा की तरफ जाऊंगा। समर बिलोर साहिबा, अगर एहतशाम साहब मुझे छोटी सी बात इसमें करने दें, वो के बारी उनकी है, लेकिन एक मजे का वाकया आपको सुना दूं। जी आमिर साहब फरमाइए। ये जो आपने कहा ना कि जब उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा ना, तो उन्होंने कहा था यहाँ पंजाब में भी एक जाला आएगा वजीर आला, ये उनका राइट था, उन्होंने वो कही बात। लेकिन इससे हट के मैं आपको सुनाऊं, उस वक्त गवर्नर थे लतीफ खोसा, मौजूद हैं, आजकल बड़े इन हैं पीटीआई के वकील के तौर पे, और वहां मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा भी गई। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी के लोग, जाहिर है जैसे जाले आते हैं, खाना पीना सब कुछ, ये दोनों मौजूद हैं, पूछ लीजिएगा वाकया क्या हुआ था। रात को इन्होंने बंदा भेजा कि मैं अदी आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप आ जाए। मुझे उनको समझ नहीं आई कि भाई क्यों मिलना चाह रहे हैं। ये आए हैं और इन्होंने आके रोना पिटना शुरू कर दिया। वो देखें शहबाज शरीफ है, पैसे नहीं देता, फंड नहीं देता, आज इतने लोग आए हैं, मैंने इतना खर्चा कर लिया है। गवर्नर पीपल्स पार्टी का लतीफ खोसा साहब, उन्होंने पर्स में मौजूद 5 लाख रुपए इन्हें निकाल के दे दिए। उन्होंने ये इस्लामाबाद आके कहा, जरदारी साहब को किस्सा नहीं सुनाया, उन्होंने कहा मैंने सुना दिया तो पता नहीं ये फारिग ही ना हो जाए। ये चूंकि आजकल लतीफ खोसा साहब बहुत इन है, पीपल्स पार्टी के भी हैं और आजकल इमरान खान के वकील हैं, तो वो गवर्नर हाउस का चूंकि जिक्र आया तो मुझे वो वाकया भी याद आ गया उसी वक्त का। चले बहरहाल ये आप बता रहे हैं वाकया, ये अगर तो कोई रेलिवेंट बात है मेरे वाली बात से, या प्रेसिडेंट के ओहदे का जो तकाजा है उसके, अगर ये रेलिवेंट है फिर तो ठीक है। अगर उनका गवर्नर है, गवर्नर पॉलिटिकल आदमी होता है, कभी भी गैर सियासी आदमी जो है वो गवर्नर, मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी को ही गवर्नर होना चाहिए। अगर गवर्नर अपनी किसी लीडर को कहता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है ये ओहदा चलाने के लिए, जो कि मैं उसकी, मुझे नहीं चले पता, ठीक है सर, ये मौजू नहीं है हमारा, ये मौजू नहीं है। मेरी बात सुन लेना, मैं हमेशा पार्टी के साथ रहा हूं जी। और एक कारकुन से लेके आज मैं एक पार्टी, उस पार्टी का मैं सेंट्रल पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूं, एक जिम्मेदार ओहदे पे हूं। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई आया और उन्होंने पैसे निकाल के दे दिए होंगे जी मेरे पास खर्चा कोई नहीं। खोसा साहब बड़े काबिल एहतराम आदमी है, खोसा साहब का एक अपना मकाम है इस पार्टी के अंदर और वो हमेशा रहना है और वो हमारा हिस्सा है। खोसा साहब प्रोफेशनल आदमी है, वो लॉयर तो हो सकते हैं इमरान खान के वो कोई उनकी कोई पार्टी उन्होंने नहीं ज्वाइन की, प्रोफेशनल है वो, वकील किसी के भी हो सकते हैं। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं या जहां पे पाकिस्तान को जरूरत हो या वो समझते हो कि इससे बेहतरी आ सकती है तो उन्हें वो करना चाहिए। उस पे चले बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। जरदारी साहब पे अगर कोई ऐसी चीज ठीक है, चले सर जरदारी साहब अभी फिलहाल मौजूद बहस नहीं है इस वक्त, क्योंकि हम हाल पे ही गुफ्तगू कर रहे हैं। समर बिलोर साहिबा, ENP की क्या पोजीशन है इस सारी सिचुएशन को लेके, ख़ास तौर पे सदर ममलिकत वाला जो इशू है इसके ऊपर पहले आप राय दे दें, फिर हम इलेक्शंस और मियां नवाज शरीफ की वापसी बाकी चीज़ों पे भी जाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी नेशनल पार्टी ने जो सदर मुमलिकत ने ये लॉ एक्ट वापस करने का, साइन ना करने का एक स्टंट पुल किया है, हमने इसके बाद फौरी तौर पे इनकी रेजिग्नेशन का मुतालबा किया था और वी स्टिक बाय दैट मुतालबा। वो एक इंसान पाकिस्तान के इतने बड़े आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो आर्म फोर्सेस के कमांडर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई कराई, हमारा एक मजाक बनाया और ये जैसे आपके एक मुकर्रर कह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के जो इनके लॉयलिस्ट हैं उनके दिलों में हमदर्दी पैदा करने के लिए उन्होंने ये बात की है। इसके साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बहुत रिस्पेक्टेड लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी की है एंड जैसे कि इनकी पार्टी का तरीक़ाकार है वो इल्ज़ाम तराशी ही होती है, वो कभी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बैकअप नहीं होती। और अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंसी के और जो बाकी ब्यूरोक्रेटिक पूल के आला अफसरान हैं उन्होंने अपने कोलीग के लिए स्टैंड भी लिया है और दूसरी जो उनकी मनपसंद चॉइस थी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार भी किया है। सदर साहब जब इस ओहदे का हल्फ उठा रहे थे तो ही टुक एन ओथ कि जी मैं पाकिस्तान को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टी लाइन से बालातर होकर डिफेंड करूंगा। अगर उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ही खेलना है तो ही शुड रिज़ाइन और जाके खुली आप सियासत करे, उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। सियासत भी नहीं करनी, कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं फेस करने और उन्होंने वहाँ पे बैठ के खिचड़ियाँ पकानी है, तो नाइदर डू आई थिंक कि वो अब इस ओहदे के लिए सूटेबल है। मेरे हिसाब से वो पहले भी सूटेबल नहीं थे और नाइदर डू आई थिंक कि वो इस ओहदे पे बहुत अरसे के लिए टिके रहेंगे, क्योंकि अपने मुतनाज़ा बिहेवियर से हर पार्टी ने उनके ऊपर एक अदम एतमाद कर लिया है एंड आई थिंक उनकी जब ये मुद्दत पूरी होगी तो आई डोंट सी हिम एक्सटेंडिंग हिज स्टे। ठीक है, अब अगर ये हो जाता है जैसा कि आपने भी कहा और आमिर इलियास साहब ने भी कहा और मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि जी उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, मुर्तज़ा साहब तो कह रहे हैं कि शायद वो करेंगे लेकिन उनका पॉइंट यही है कि करना नहीं चाहिए, इसी बात की बुनियाद पे जो मिसाल आपने दी है। तो चलें, मिसाल है अगर ये हम समझ लें कि नहीं वो कंटिन्यू करते और वो रिज़ाइन कर देते हैं और उसके बाद चेयरमैन सेनेट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उसके बाद निगरान एक सेटअप है और वो काकड़ साहब उसको चला रहे हैं, मईशत जो है वो संगीन बहरान का शिकार है, लोग बिजली के बिलों को लेके सड़कों पर पहुंचे हुए हैं, रिलीफ देने की हुकूमत बात करती है तो IMF कहता है कि कैसे यार आप रिलीफ देंगे, हमें बताएं कि क्या प्लान है आप लोगों का। चीनी का बहरान सामने आ गया है, पेट्रोल डीजल आपके सामने है। तो अब चले आखिरी जो PTI का बंदा डॉक्टर आरिफ अलवी वो सदर के ओहदे से भी फारिग हो जाता है, चला जाता है, रिज़ाइन कर देता है, फिर आगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड देन? मसाइल सारे हल हो जाएंगे? देखिए जी, आपने सारे मसाइल तो गिना दिए लेकिन इसमें एक बहुत संगीन मसला आपने नहीं गिनाया, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की एक लहर ने सर उठाई है। इन सारे मसाइल के साथ साथ ये भी एक नया मसला है और बलूचिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पे भी इन मसाइल ने सर उठाया हुआ है। देखिए जी, इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो ये है कि फ्रेश इंतखाबात कराए जाएं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एक प्रॉपर 5 साल के मैंडेट के साथ आए, सूबों में भी आए और फिर वो सर जोड़ के मिल के, क्योंकि अब हम यहाँ पे लोगों को झूठे वादे कर नहीं सकते, वो खान साहब की तरह 100 डेज़ के हम वादे कर नहीं सकते, लेकिन एक कंसेंसस बने इकोनॉमी के ऊपर जिसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स। देखिए, इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो जीता इलेक्शन बस उसी ने किया है, जो हारा है वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं। फिर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्मॉल एंड बिग ट्रेडर्स हैं, हमारी पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, एवरीबडी नीड्स टू सिट टुगेदर और इन जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं जो आजकल डॉलर के साथ जो हो रहा है और जिसकी वजह से महंगाई की एक नई लहर दुनिया में आई हुई है, पाकिस्तान में सॉरी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन द मार्केट, स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। इसके साथ जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो भी महंगी हो रही हैं, जो हमारे टेक्सटाइल की और बड़े बड़े हमारे जो
इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनकी इंपोर्ट्स भी अफेक्ट हो रही हैं। हमें एक स्टेडी लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। हमें अपने मुल्क में फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर्स को एक ईज ऑफ बिजनेस का एक कौन माहौल करेगा? बनाना पड़ेगा। सवाल ये हमें पैदा उनको होता है कि एक कौन confidence करेगा? दें। हम सब मिलके करेंगे, आप या सब जो तो भी इकट्ठे हमारी नहीं हो इलेक्टेड सकते जी। गवर्नमेंट्स आप लोग आएंगी, तो फिर आपस में इतने इश्यूज हैं आप लोगों के, किधर आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं? पीडीएम की देखिए, वैसे 12-13 जमातें देखिए, इकट्ठी हुई जब थी, हम- लेकिन इकट्ठे होने के बावजूद जो 16 महीने की परफॉर्मेंस है वो सामने आ गई है। तो इकट्ठे होके भी क्या कर लिया आप लोगों ने? देखिए जी, उसमें तो बहुत आई थिंक कि उस गवर्नमेंट में, ऑल्दो हम उस फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन टू विच आई एम नॉट प्रिवी। लेकिन ये है कि जी, इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस अ गुड एफर्ट वाज मेड। और जब एक बहुत बड़ा इशू था खान साहब का और उनका जो एक बैनुल अक़वामी एजेंडे को काउंटर करने का इशू आया, तो ये 13 जमातें इकट्ठी हो गई। हमारी सियासत अलग है, हमारे नज़रियात अलग है, हमारे, आप आके देखें मैनिफेस्टो सारी पार्टीज़ के इनफरादी तौर पर अलग हैं। हम इलेक्शंस अपनी अपनी बलबूते पे अपनी आइडियोलॉजी के साथ करेंगे। उसके बाद जिसको अल्लाह ने कामयाबी दी, जिसको अवाम ने वोट दिया, उसका मैंडेट होगा। लेकिन उस मैंडेट के साथ उनको चाहिए कि बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को भी लेके जाए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी कब आएगी, ये ईज ऑफ बिजनेस कब आएगा? ये तब आएगा जब सब लोगों को लगेगा कि अगर ये हुकूमत बदलेगी, अगर इन हाउस या आउट हाउस कोई चेंज होगा, तो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं अफेक्ट होगी। और ये इस तरह नहीं है कि हम लोगों को सब्ज़ बाग दिखा दे कि जी 3 महीने में, 6 महीने में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इट्स गोइंग टू टेक अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट। और जब तक एक संजीदा एफर्ट नहीं चलें, होता, एक जब ब्रेक तक हम का सारे वक्त है। इस हल अब के लिए नहीं सवाल ये बैठते। पैदा होता है कि ये जितनी भी बातें कर रही हैं समर बलोच साहबा, ये होंगी कैसे, करेगा कौन? एक खबर ये भी है कि आर्मी चीफ की ताजिर बिरादरी से मुलाकात हुई है और कुछ बातें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं। उसकी डिटेल्स लेते हैं आमिर इलियास राना साहब से, और फिर आगे वे फॉरवर्ड क्या है। मसाइल जितने संगीन हो चुके हुए हैं, इसमें से निकलना पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू सवालनामा। आमिर साहब, ये जो अब मसाइल हैं जितने गंभीर हो चुके हैं, अब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? सदर भी चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद पीटीआई की तरफ से तो मैदान बिल्कुल साफ है। अब फिर आगे मसाइल कैसे हल होंगे? देखें बैरिस्टर साहब, कोई सदर मुमलिकत ने अगर तो किरदार अदा किया होता ना, जो सदर मुमलिकत के मनसब को बनता था जवाज़, वो ये था कि जो हुकूमत निकाल के आई थी, गो के उनके ऊपर आइन शिकनी का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है कि उन्होंने असम्बली तोड़ने में कासिम सूरी और खान साहब के साथ बाकायदा कनाइवेंस थी और तोड़ी, और उनको आइन शिकन करार दिया गया था। उसके बाद अगर ये अपनी राय बदल लेते और मुफाहमत का रास्ता पॉलिटिकल पार्टियों में निकालने का अदा करते ना, तो आज जो आपकी गुफ्तगू में मुझे दुख नज़र आ रहा है कि अगर ये भी चले जाएंगे सदर साहब पीटीआई का, तो फिर शायद सबको भी दुख होता कि भाई एक बंदा था जो कोशिश, वो तो सिर्फ आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ खान साहब की गुफ्तगू कराने के दुख नहीं नजर आ रहा, और कराई दुख नहीं है, दुख नहीं है। चलें ठीक है, मैं तब मुझे मेरी राय है। अब मैं आपको कह दूं कि मुझे आप दुखी लग रहे हैं कि मियाँ साहब 3.5 साल से बाहर हैं, तो मुझे तो आप दुखी नहीं लग रहे, या मैं आपको ऐसे ही कह दूं, दुख की बात नहीं है। सवाल मेरा ये है, आप सवाल समझ लें कि मैंने एहतराम करूंगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा है। हमारे मुल्क का जो अलमिया है ना, आमिर इलियास राना साहब, नहीं, मेरा सवाल आपको समझ नहीं आया ना। आपने जो मुझे कहा, आपको मेरा सवाल समझ नहीं है, मुझे अपना सवाल समझाने दें। सवाल ये है, हमारे मुल्क का जो अलमिया ये है ना कि पिछले ख़ास तौर पे कुछ अरसे से यहाँ पे हो रही है पावर पॉलिटिक्स, और उस पावर पॉलिटिक्स में जो तरजीहात है ना हमारी, वो उसी पावर पॉलिटिक्स के गिर्द घूम रही हैं। और जो असल इश्यूज़ हैं एक आम पाकिस्तानी के, जिसका मसला रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ है, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, या जिसके दीगर मसाइल है, उसके ऊपर हमारा फोकस है नहीं। ये जो पावर पॉलिटिक्स चली है, इसमें अगर आखिरी पत्ता अब डॉक्टर आरिफ अलवी है और ये भी निकल जाता है, और निकल जाए मेरी तरफ से, मुझे किस बात का दुख है भाई, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तो नहीं हूं, तो उसके बाद कम से कम ये जो ग्राउंड है ये क्लियर है। अब वहां पे घोड़े दौड़ाने निगरान हुकूमत ने, काकड़ साहब ने जो आकर बैठे हुए हैं, अब वो होंगे और मसाइल होंगे और पाकिस्तान की उम्मीदें होंगी।
तो अब उन उम्मीदों को कैसे पूरा करना है, ये मेरा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आपने मुझे ये नहीं कहना कि मुझे सदर मोहतरम का दुख है, मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, और अगर फिर मुझे दुख है तो उससे ज्यादा दुख आपको नवाज शरीफ साहब का होगा। उससे ज्यादा दुख आपको नवाज शरीफ साहब का है कि साढ़े 3 साल से वो लंदन बैठे हुए हैं। छुप के करूंगा ही नहीं बैरिस्टर साहब। तो फिर आपको दुख है सर, मुझे किस बात का दुख होना है? मुझे किस बात का दुख होना है? आपको है, फिर आप मानेंगे आपको दुख है। मुझे दुख होता तो मैं भी मान लेता। मैं बात कर रहा हूं ना, मुझे दुख होता मैं भी मान लेता। डॉक्टर आरिफ अलवी, सुने ना, मेरी भी बात सुने ना आप। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी को तो मैंने इंटरव्यू के लिए, सुने मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने सर, मेरी भी बात सुने ना सर। आप ही कर रहे हैं जी। डॉक्टर आरिफ अलवी को, डॉक्टर आरिफ अलवी को मैंने एक दफा इंटरव्यू किया है, आमिर साहब, एक दफा इंटरव्यू किया है, ठीक है। दूसरी दफा इंटरव्यू करने के लिए मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी को रिक्वेस्ट भेजी, इनके प्रेस सेक्रेटरी को, उन्होंने कहा जी सवाल भेज दें वो प्रेसिडेंट साहब के पास। तो इतना तो कंफर्ट लेवल है इनका मेरे जैसे साफियों के साथ, जिनके बारे में पता होता है कि इन्होंने सवाल जो है अपनी मर्जी के पूछने। तो मुझे किस बात का दुख होगा डॉक्टर आरिफ अलवी का? सहाफी ने आपको नवाज शरीफ साहब का दुख क्यों है, आप बताएं मुझे। आप कह रहे हैं कि आपको दुख है, वो भी मैं बताऊंगा। आपकी तकलीफ का अजाला हो, मैं अजाला करता हूं ना भाई, बोलने तो दें। तकलीफ का अजाला अपनी करें, अपनी तकलीफ का अजाला करें ना। आपको तकलीफ है, दुख है कि मियां नवाज शरीफ साहब 3.5 साल से बाहर हैं। आपने मुझसे दुख पूछा, क्यों आपको तकलीफ है और क्यों आपको दुख है, मुझे बताइए ना। अरे भाई, अब भाई मैं बताता हूं ना, मैं आपको बताता हूं। जी बताएं, बताएं क्यों तकलीफ है, क्यों दुख है, जब आप सदर पाकिस्तान के ऊपर मनसब पे बात करते हैं ना, तो जो बात हमारे यहां बैठे हुए हसन मुर्तजा साहब ने नहीं की, वो मैं कहता हूं। शायद वो जहन से निकल गई, वरना हमेशा कहते हैं। आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को वो पावर्स वापस की जो जनरल मुशर्रफ ने और जनरल जिया उल हक ने रख ली थी, जो रह गई थी, जो नहीं, आप पहले नवाज शरीफ का बताएं कि नवाज शरीफ साहब 3.5 साल से बाहर हैं, आपको दुख क्यों है? PMLN को दुख नहीं है तो आपको क्यों दुख है सर? मैं आपकी डिक्टेशन पे जवाब नहीं, मेरे सवाल का आपने मुझे कहा ना, तो मैंने जवाब दिया। डिक्टेशन वाली क्या बात है? डिक्टेशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपके तो मुझे अंदर से दुख नजर आ रहा है, मुसलसल निकल ही नहीं रहा। तो आप चलो, मेरा तो दुख जो भी है, अपना दुख तो बताए ना यार। मुझे तो लग रहा है कि आपका दुख जो है बस आंसू निकलना रह गए। क्यों, आपको क्यों दुख है, मुझे बताए ना। दिखाता हूँ, नवाज शरीफ भी दिखाता हूँ। अरे भाई, मैं आपको सारे दिखाता हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे पता है सारी चीजों का। आप रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग ही करें ना सर। सबकी बातें हैं, रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग ही करें। जिसे आप सुनेंगे, आप फतवे ना लगाएं, आप फतवे ना लगाएं ना सर। आप रिपोर्टिंग करते हैं तो सिर्फ रिपोर्टिंग करें, जो मर्जी करेंगे। रिपोर्टिंग के ऊपर फिर फतवे ना लगाएं। करना ना भाई, आपने मुझे तज्जिये के लिए बुलाया, आपका मसला नहीं है ये दुख। आपने तज्जिया करना है पॉलिटिक्स के ऊपर, आपने मेरी जात पे तज्जिया नहीं करना। आपकी बात कर रहा हूं ना यार, ठीक है। मैं नहीं, आपने सवाल, अच्छा चले, मेरे सवाल का जवाब तो दे देना कि आपको दुख क्यों है। जवाब देने देना सर, जवाब तो देना कि मियां नवाज शरीफ का दुख आपको क्यों है सर? अपनी आपको क्यों है दुख? अरे भाई, वो भी बताता हूं। आप अगर मुझे बोलने नहीं देना चाहते, आपका प्लेटफॉर्म है, थैंक यू वेरी मच। नहीं, बताएं ना, बताइए, मैं सुन रहा हूं, बताएं आपको दुख क्यों है मियां नवाज शरीफ का, दुख बताएं क्या है। ठीक है जी, हाँ, मैं बताता हूं। आसिफ अली जरदारी और उसके अंदर मवाजना कर लें कि जिसने सारी पावर्स ऐवान सदर से उठा के पार्लियामेंट को दे दी, आप उस सदर का अजाला करने जा रहे हैं कि जी वो क्यों बैठा और क्यों नहीं चला। उसको नवाज शरीफ ने खुदा हाफिज किया इशाइया दे के। नहीं, मैंने कहा ये है ना, यहाँ पे ये रिवायत मैंने कहा ये कि वो क्यों नहीं चला। ये नई रिवायत पूरी गुफ्तगू निकाले, मैंने कहा नतीजे में अरे भाई, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जमहूरी रिवायत ये बनी मिसाके जमहूरियत के नतीजे में कि जो पार्टियां इतनी मुतारिब थी, उन्होंने एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखा। ऐसे में एक ऐसे शख्स को लाडले पने पे 17-18 में बाकायदा तौर पे जिम्मे लगाया गया, लॉन्च किया गया, इस मुल्क की सदरिया ने मिलकर सहारा दिया, खड़ा किया और मुल्क का बेड़ा गर्क कराया। आज आप जिन मसाइल की बात कर रहे हैं, सही है, और ये जो लाडला 16 महीने रह के गया है, जिसका नाम मियां शहबाज शरीफ था, कभी इस लाडले की भी बात किया करें भाई। नवाज शरीफ की तरफ तो आया ही नहीं। मुझे इस लाडले की भी तो बात, एक लाडला आपको नजर आता है, करने के लिए ये जो दूसरा लाडला, कभी इसकी भी बात किया करो यार। जिन्होंने आपके दुख का अजाला करता हूं, नवाज शरीफ पे आने दे, शहबाज शरीफ पे भी आऊंगा, परेशान ना हो आप। शहबाज शरीफ का दुख आपको जरा ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल में। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को उस वक्त चलाया जब उसके ऊपर नश्तर चलाए गए कि उसने सिंध पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया, वो क्यों नहीं कर रहा, फलां नहीं कर रहा। उसने कहा हमने जो मुआहदा किया था उसको चलाएंगे, इस मुल्क को खड़ा किया।
रजीम चेंज की, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जिसकी बुनियाद पे आज हम इतने बड़े मसाइल में आए हैं कि शहबाज शरीफ कौन सी फौज ने रजीम चेंज की? कौन सी फौज ने रजीम चेंज की? अब अगले दुख पे आ रहा हूं। सर कौन सी फौज ने रजीम चेंज की? सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया। और भाई सुप्रीम कोर्ट साथ थी, जनरल बाजवा के इंटरव्यूज आ चुके, बातें बता चुके कि हमने कैसे किया। इंडिया ने 2016 में कहा कि पाकिस्तान का वजीर आजम 2017 में अदलिया के जरिए निकाला जाएगा। सबको पता था कि क्या हो रहा है इस पाकिस्तान अच्छा, में। आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मियां नवाज शरीफ को निकलवाया? आप ये कह रहे हैं जनरल बाजवा ने, जिन लोगों ने, ओ भाई बात तो सुन लेना, सवाल का तो जवाब देना। मेरे पास आए कि जनाब पहले इसको नायल करो, इसको जेल में डालो, फिर इलेक्शन कराओ, वरना हम नहीं जीतेंगे। अच्छा चलो हुई है, चलो आज नए सिरे से करना चाहते हैं जरूर कीजिए। चलो, आप कहते हैं कि जनरल बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मियां नवाज शरीफ को निकलवाया, जवाब देता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं भाई तो वो साकिब निसार एंड को सारे खुल के आ चुके हैं। अच्छा चलो भाई, अगर आप ये कहते हैं तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताइए आमिर इलियास राना साहब, इस चीज की जनरल बाजवा के हवाले से तो आपको, सर सुन तो लेना, मेरी भी बात सुन लेना, आप बता देना। चले अब आप बोलें पहले। अरे भाई अभी मैं शहबाज शरीफ पे नहीं आया, आप फिर बीच में आ गए, मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं, इसकी एक बात, सवाल आपने सुनना है। अभी ने तैयार किया, शहबाज शरीफ को किया, नहीं मैं करूंगा, मुझे बात पूरी, अब ताकि आपका 2-3 सवालों का इकट्ठे जवाब हो जाए फिर आप करें। शहबाज शरीफ को इकट्ठा किया किसने? जरदारी साहब ने। नवाज शरीफ को मनाया जरदारी साहब ने। सब ने मिल के अदम एतमाद पे आए और आपके सामने वो सारी अदम एतमाद जिस पे अभी सारे लोग कह रहे हैं कि हम 13 थे, मुतारिब हैं, कोई इंतखाबी मंशूर इकट्ठा नहीं था और आज भी नहीं है। उन्होंने एक वो फाशिस्ट एरिया जिसको बनाने जा रहे थे इस मुल्क में, उन्होंने तो वो तबाह कर दिया था। सर जी मेरी बात सुन ले, अब चले, आपकी मैंने बात सुन ली, अब मेरी भी बात सुन ले, सबने डबोई, और मेरी भी बात सुन ले, अब मेरी भी बात सुन ले, आमिर इलियास राना साहब मेरी भी बात सुन ले। बिल्कुल सुन रहा हूं। आपका जो जिस चीज से मुझे इख्तलाफ है ना, मैं आपकी वैसे बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, आप सीनियर भी हैं हमारे, आपकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन माजरत के साथ आपका ये तज्जिया गलत है इस लिहाज से कि आप कहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जनरल बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकलवाया, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये सियासतदान शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इकट्ठे हो गए और इन्होंने इमरान खान को निकाला। वहां पे आप एस्टैब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल माइनस कर देते हैं। आप इतने मासूम नहीं हैं, आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट बड़ा तगड़ा स्टेक होल्डर है। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं ना मियां नवाज शरीफ के निकाले जाने पे, तो यहां पर भी पूरी ईमानदारी के साथ काम लें सर यहां पर भी पूरी ईमानदारी के साथ काम लें, यहां पर भी पूरी ईमानदारी के साथ काम लें। इतने तगड़े नहीं थे मियां शहबाज साहब, भाई मैंने तो ये नाम जरदारी साहब कि ये इकट्ठे हो जाते। वो जो इत्तेहादी स्लिप किए थे ना सर, वो जो इत्तेहादी स्लिप किए थे वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी का काम नहीं था सर, ये लोग नहीं कर सकते थे इत्तेहादियों को स्लिप। चले बहरहाल हसन मुर्तजा साहब जी, मैं आपके तजिए को दुरुस्त करार देता हूं कि जनरल बाजवा के साथ तो फिर कहे ना सर, पूरा सच बोला करें ना, फिर आप कहा करें ना, कह सकते कि मेरी बात गलत है, फिर आप पूरा फिर आप कहे ना, लेकिन खैर वो दुख वाली बात अभी तक क्लियर नहीं हुई मुझे। लेकिन बहरहाल हसन मुर्तजा साहब, मुझे तो पाकिस्तान का दुख है कि जो पाकिस्तान चलाना चाहते थे उनको डबो दिया। अच्छा, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान चलाना चाहते थे, उनको डबो दिया। एक मियां नवाज शरीफ भी पाकिस्तान चला सकता है और तो कोई नहीं चला सकता। ये आप लोगों के तजिए ड्राइंग रूम के हैं, आपके तजिए भी सर चाय की प्याली के तजिए हैं, चाय की प्याली में आप इनकलाब लाते हैं मियां नवाज शरीफ के थ्रू। हमारे तजिए के ड्राइंग रूम के हैं, जाने दे सर। बैरिस्ट्री करते हुए जर्नलिज्म में ला के इनकलाब ला रहे हैं, मुझे भी पता है उसका, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है सर। आप जो रिपोर्टिंग करते हुए सितारे इम्तियाज ले रहे हैं, मुझे भी पता है उसका, मुझे भी उसका पता है। लेकिन बहरहाल चले छोड़े, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र है मैंने सिर्फ जर्नलिज्म किया है, मैं इधर और तो वकालत करना जुर्म है कोई, अगर मैंने साथ वकालत कर ली है, इसमें क्या जुर्म है? अगर आप मेरे ये क्या ताना दे रहे हैं आप मुझे? तो मैं आपके इस साफत पे बात करूंगा कि मैंने 32 साल एक ही काम किया। करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? करें सामने कर रहा हूं, करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं वकालत कर रहा हूं, कोई चोरी डकैती कर रहा हूं। हाँ तो फिर आपके बड़ा अच्छा काम है वकालत, प्रोफेशन ऑफ द लॉर्ड्स है। आपने सिर्फ रिपोर्टिंग की, आप करते रहे रिपोर्टिंग, आपके प्रोफेशन को मैं एंकरिंग भी कर रहा हूं, वकालत भी कर रहा हूं, इसमें कौन सी गलत बात है? अब आपने बोलना है तो बोलते जाए इसके ऊपर। बहरहाल हसन साहब ये बताइएगा
कि इलेक्शंस कब होते हुए देख रहे हैं आप, हसन मुर्तजा साहब? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा क्लियर कहा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक हम इलेक्शंस करवाना चाहते हैं और करवाएंगे, और हमारी जो जद्दोजहद है वो भी आइन के मुताबिक इलेक्शंस ही है। तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे? हम तो देख रहे हैं कि जो भी हो इलेक्शन होंगे, 90 दिन के अंदर होंगे। ठीक है जी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अच्छा सर, एक ये बात बताइएगा कि ये सिंध के हवाले से कोई खबरें हमें आ रही हैं, कोई हवाओं का रुख बदल रहा है, कोई करप्शन की बात हो रही है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के पास से कोई ऐसी खबरें चल रही हैं कि जी करप्शन का पैसा है, ये क्या बातें हैं सर? बैरिस्टर साहब, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये होना चाहिए। जो सिंध के अंदर हम देख रहे हैं, ये वैसे हर इलेक्शन से पहले होता है। एक इस किस्म का माहौल पैदा कर दिया जाता है जी कि करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, रेड हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, लोगों के घरों से पैसे बरामद हो रहे हैं। और पिछले कोई 2-3 दिन से 4 दिन से हम देख रहे हैं कि शाजिया मरी साहब हैं, वो हमारी सांगड़ से एक खातून इलेक्टेड एमएनए हैं और उन्होंने उस पसमानदा जिले में इलेक्शन लड़ा। हमारी नफीसा शाह साहिबा है, वो इलेक्शन लड़ के आती है। अगर आप इन जैसी खवातीन को जो हिम्मत करती हैं और रूरल बैकग्राउंड से वो इलेक्शन जीत के आती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ हमें ऐसा प्रोपोगंडा, मनफी प्रोपोगंडा करना चाहिए जिससे खवातीन डिस्करेज हों और वो इस तरफ ना आ सके। अंदाजा लगाने की ये बात है कि जिसकी मिनिस्ट्री में मेरे ख्याल है 1 साल का 100 अरब का होगा कोई लगभग बजट, वहां पे कहा जा रहा है कि जी 97 अरब रुपए उसके घर से बरामद हो गए। इस 97 अरब रुपया कोई किसी बैग में तो नहीं आ जाना, उसके लिए स्पेस चाहिए, उसने घर में रखे हुए होंगे। और फिर जितना पैसा इल्जाम लगाया जाता है जी कि ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के घरों से बरामद हो गया है, तो यार इससे तो मुल्क का कर्जा उतर जाना था। कहाँ है वो पैसा? उसका हिसाब दो ना, बताओ वो पैसा किधर है? कभी डॉक्टर आसिम से जी 450 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई जी, पैसे बरामद हो गए। भाई अब शाजिया मरी साहबा के नाम पे आप कर रहे हैं और उनको इस तरीके से मतलब है कि एक खातून की इज्जत का भी आपको कोई पास नहीं है और आप उस सियासी दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि तरह तरह के इल्जामात। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है। सबसे पहले तो ये इल्जाम ब्रेक का कहा जा रहा है। हसन साहब के बारे में मुझे बताया जा रहा है कि उन्हें जाना। बहुत शुक्रिया हसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बाकी दोनों मेहमान हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवालनामा। समर बलोच साहिबा, ये जो निगरान वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल फेंक रहे हैं कि वो जो फैसला करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में तो पहले भी एक फ़ैसला हुआ था पंजाब के इंतखाबात के हवाले से कि 14 मई को कराए जाएं, लेकिन वो नहीं हो सके थे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी नई मरदमशुमारी के हवाले से 4 महीने का वो तकरीबन कह चुका हुआ है। उसके बाद फिर बात होती है कि इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सेटल होता है और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी डेट देती है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल से मुताबिकत नहीं रखती है, तो उस सूरत में आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे या फिर दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इदारों की आपस में रस्साकशी में बार बार जो आवाम का जो एक बेनिफिट है उसको ओवरलुक किया जाता है। और जैसे आपने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो कि अवॉइड भी हो सकता है। देखिए, ये जो पाकिस्तान की जितनी बड़ी पार्टियां हैं और वो सब इससे पहले इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थी, उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में सब ने अपनी हामी भरी, दस्तखत किए, विच मीन्स कि उन्होंने नए सेंसस को कबूल कर दिया। अब उस कमरे से निकल के, उस मीटिंग से निकल के ये अपनी पोस्चरिंग के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपना बयानिया कुछ मुख्तलिफ बताएं तो वो एक और बात है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अगर उन्होंने जो भी टाइम फ्रेम मांगा है हल्का बंदियों के लिए, उसके बाद वो 60 या 90 डेज़ में फौरी उसके आगे लगा के एक इलेक्शन की डेट दे दें, जो कि आई थिंक पाकिस्तान की
हर पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड है, पाकिस्तान की लॉयर्स की डिमांड है, अदलिया की डिमांड है। आई थिंक अगर इलेक्शन कमीशन शुड स्टेप फॉरवर्ड, गिव अ सूटेबल डेट। ठीक है, अगर 3 महीने में नहीं हो रहा क्योंकि अब वो मरदमशुमारी का और हल्का बंदियों का इशू बीच में आ गया है, तो उससे आगे 60 डेज़ की एक डेट दे के इनको चाहिए कि इलेक्शंस की डेट खुद ही अनाउंस कर लें और मुल्क को एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ ना धकेला जाए। बिल्कुल सही है। आमिर साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की खबरों के हवाले से कोई डेट आ रही है 15 अक्टूबर की, तो मियां साहब 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और कोई इस्तकबाल की तैयारियां कर ली हैं आपने? हाँ जी, मैं तो जाहिर है अगर वो इस्लामाबाद आएंगे तो मैंने तो ज़रूर होना है वहाँ पे। वो लाहौर आएंगे तो शायद अगर आप रिपोर्टिंग करते होंगे तो आपको भी जाना चाहिएगा वहाँ पे। अच्छी बात तो यही होगी ना कि जब भी कोई लीडर आता है हमने तो उसको कवर करना है। और हमने इमरान खान का धरना भी, अगर वो लाहौर आते हैं तो आपने लाहौर नहीं आना इस्तकबाल करने? मजबूरन नहीं, मैंने कहा हमने मजबूरन नहीं दिखाई खाली कुर्सियां। ऑर्डर ये थे कि सिर्फ कंटेनर पे। सर, मियां साहब का दिल टूट जाएगा आप लाहौर ना आए तो। बंदा चलाओ। अब आपको मैं बताता हूँ ना, सुने ना अगली बात जो आपने पहले सवाल समर साहिबा से भी किया। ये 31 अगस्त को हम मिले थे निगरान वजीर आजम से। ये जो आपने साफी साहब का इंटरव्यू दिखाया ना, जी जी, इसमें अगर मुझे याद सही है तो महर बुखारी ने सवाल किया था कि जी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा और सदर साहब कुछ कह रहे हैं तो क्या होगा। उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि मैं लॉ ऑफ लैंड पे जाऊंगा। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है और कोई डेट आती है तो फिर हम उस पर बात करते हैं। ये इसका पूरा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि आज खुद वो सुप्रीम कोर्ट काकड़ साहब रेफर नहीं कर रहे, उन्हें रेफर कराया गया कि जी वो देखें सदर साहब ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहा है। इस तरह ये बात हुई थी नवाज शरीफ की। मेरी आज सुबह भी शहबाज शरीफ से बात हुई है और उनका कहना यही है कि जी अक्टूबर के मिड में हमारा प्रोग्राम पक्का है और वो पहले आ जाएंगे। शहबाज शरीफ उससे बहुत पहले आ जाएंगे, सितंबर में ही आ जाएंगे, शायद हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे, जो उन्होंने मुझे बताया। हमारा काम है जी। शहबाज साहब किधर लैंड कर रहे हैं? लाहौर में, इस्लामाबाद में? थे तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे। वो शहबाज शरीफ शायद आपके दिल पे लैंड करेंगे, मुझे तो ये पता है क्योंकि लाहौर आपका दिल है, वहीं लैंड करेंगे वो। सर, अगर मेरे दिल पे लैंड कर गए तो आपके दिल का क्या होगा? हमारा दिल तो बड़ा रोशन है, चश्मे माँ रोशन दिले माशाद। हम तो अपना काम करते हैं, हमारा किसी से क्या ताल्लुक है। ये दिल लगी और दिल की बुझाने वाली आपके साथ लगी हुई है कि एक प्यारा अंदर है, दूसरे के लिए आप परेशान हैं। वहाँ 3-4 को इकट्ठा सर, प्यारे तो आपके भी दोनों बाहर ही बैठे हैं, वकीलों में शामिल हो गए। आपके भी दोनों प्यारे बाहर ही बैठे हैं, एक 3.5 साल से बैठे हैं। वैसे प्लेटलेट काउंट का क्या बना? बैठे हैं, प्लेटलेट काउंट की कोई खबर बता दें, क्या बना? अच्छा, ये बात मजे की है। ये मैं वाहिद आदमी हूं जिसने पहले खबर दी थी कि नवाज शरीफ को मुझे फोन आया है, एक उड़न खटोला आएगा और बाहर ले जाएगा। मैंने अपने प्रोग्राम एक्सप्रेस में एक्सपर्ट्स में कहा वो अब उड़न खटोले को वापस भी कैसे ले आए? वो जो फैसल नहीं, वो जब आना है ना, अब टाइम आ रहा है उड़न खटोले के आने का। चलें फिर हम देखेंगे आप इस्तकबाल जब करेंगे मियां साहब का, बेटी को पकड़ा जा रहा लाहौर एयरपोर्ट पे। सर बस करें अब, सुनाना निकलवा दें। अब इतनी जज्बाती मंजर कशी एंड में जाते हुए रुला तो ना दें। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, और बाकी मेहमानों का भी आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।